गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल टारगेट एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो बात कर लो इन क्वेश्चनों की। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, आपने कोई भी एग्ज़ाम देखा होगा या दिया होगा तो उसमें आपके लिए एक संजीवनी बूटी का कार्य करेंगे। ठीक है, तो बात कर लें क्वेश्चंस की। ठीक है, तो जो यह जो क्वेश्चन है प्रीवियस सीरीज क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। और क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा पहला है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है। पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, बात ये की गई है। ठीक है, पूरन भगत क्या है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पूरन भगत के बारे में बात की गई है। तो ए है लोकगीत, बी है लोक नृत्य, सी है नृत्य नाटिका, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात कर लूँ दोस्तों कि सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार जो पूरन भगत है वह एक लोकगीत है। ठीक है, तो आपका ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, आपका ए वाला जो ऑप्शन है लोकगीत वह सही है। ठीक है, पूरन भगत एक लोकगीत है। ठीक है, क्या है, लोकगीत, वो भी कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरन भगत, ठीक है, लोकगीत पूरन भगत किस प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, या किस राज्य का नृत्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, कानपुर, सॉरी उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद हो गया दिल्ली हो गया। ठीक है, तो ऐसे कई सारे राज्य हैं, मुंबई हो गया। ठीक है, तो इन चारों, यदि चार राज्य दे देते हैं तो आपको सही का आंसर किस पे लगाना है, वो लगाना है उत्तर प्रदेश पे। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और इसमें से यदि जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है इसमें से आपका सही आंसर लोकगीत होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनजाति में कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें आपका हिंदुओं जैसा जो है वर्ण विभाजन है। मतलब जो भी जैसे कि हिंदू में जो भी परंपराएं निभाई जाती हैं, शादी में हो गया या कोई त्यौहार हो गया, ठीक है, तो वह उसमें भी जो है निभाई जाती है। ठीक है, तो ए दिया है थारू, बी बुक्सा, सी खरवार और डी है माहीगीर। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है बुक्सा। ठीक है, जो बुक्सा जनजाति है, ठीक है, उनका सारे का सारा जो कार्य है वो हिंदुओं के वर्ण विभाजन से लिया गया है। ठीक है, तो आपका बी इज़ अ राइट आंसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चूँकि दोस्तों यह जनरल साइंस की क्लास है, और एक बात बता दूं कि जब भी आप मेरी जनरल साइंस की क्लास लिया करें तो आपके पास एक पेन और एक कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को आप सुना करें, देखा करें, समझा करें और नोट किया करें। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि मैं आपसे धीरे बात कर रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप स्पीड को तेज़ कर सकते हो। ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो आप स्पीड को तेज़ कर लिया करें। ठीक है, 2x पे या 1.5 पे, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, समझ में आया आपको जल्दी, तो आप उसे तेज़ करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लें कि क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहाँ किया जाता है। ठीक है, मतलब यूपी का जो भी व्यापार होता है, ठीक है, यूपी का जो भी व्यापार होता है, ठीक है, सबसे अधिक, मतलब
बात कर लें कि जो सबसे अधिक मटेरियल आता है या कोई भी सामान आती है, ठीक है, या देसी भाषा में कर लें, कह लें कि कोई भी माल आता है, ठीक है, तो उसे स्टोर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? संग्रहण मतलब समझ रहे हैं आप? संग्रहण मतलब किसी चीज़ को एक जगह पे संग्रहित करना, इकट्ठा करना, ठीक है। तो दिया है ऑप्शन आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ। तो सही आंसर है लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में जो है सर्वाधिक संग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो डी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। डी इज़ अ राइट आंसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बात कर लें अगले अपने क्वेश्चंस की। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या क्या है, ठीक है। बुंदेलखंड, ठीक है, इससे बात की गई है कि बुंदेलखंड आर्थिक जनपदों में, ठीक है, जनपदों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। बुंदेलखंड के जनपदों की संख्या पूछी गई है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कितनी हो सकती है ये बताना दोस्तों। बता दूं कि जो बुंदेलखंड एक तरह से राज्य है, ठीक है, तो उसकी आर्थिक जनपदों की जो संख्या है वो है 7, ठीक है। तो ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। आपका ए इज़ अ राइट आंसर, ए सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुलिस कस्टडी रिमांड से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं और दिया है कि ए थाना हवालात में अभियुक्त को बंद रखना, बी अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु पूछताछ हेतु अभियुक्त को पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखना, और सी दिया है कि अभियुक्त को कारागार में बंद रखना, और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो जो पुलिस कस्टडी कमांड है, ठीक है, यह एक तरह से जनरल अवेयरनेस का है। मतलब आप एक जनरल यूज़ में भी ला सकते हैं कि जैसे कि आपके जो जीवन प्रक्रिया में ये जो पुलिस रिमांड है, ठीक है, इसको आपने कहीं कहीं देखा होगा, ठीक है। वह किस लिए उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर इसका है ऑल, ठीक है। ऑल मतलब सभी के सभी, ठीक है। सही आंसर क्या है इसका? सभी के सभी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह सभी के सभी है, ठीक है। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, सभी नहीं होगा, इसमें होगा कि अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु व पूछताछ हेतु अभियुक्त को पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखना, ठीक है। तो बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। क्वेश्चन है हमारा कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके पास सामने दिए हुए हैं और दिया है ए जिसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध करने की विश्वसनीय सूचना मिली हो, बी दिया है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता हो, और डी दिया है कि जब कोई व्यक्ति फरार अपराधी घोषित हो चुका हो, ठीक है, और डी दिया है उपरोक्त सभी मामलों में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सभी, ठीक है। सभी के सभी मामलों में जो है पुलिस वारंट बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है यदि आपने संज्ञेय अपराध किया हो, ठीक है, और उन्हें पूरी विश्वसनीय मतलब किसी ने सूचना दी हो और वो विश्वास के पात्र हो कि हाँ यदि इन्होंने बताया है तो यह कार्य हो सकता है, इन्होंने वो किया होगा, ठीक है। या पुलिस को रहते हुए आपने वह कार्य कर दिया हो, ठीक है। आपके पास पुलिस सामने खड़ी है और आपने कोई जुर्म कर दिया हो या कोई हत्या कर दी हो, ठीक है, या कोई अन्य कार्य कर दिया हो जो कि संज्ञेय अपराध हो, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कार्य हैं जो कि संगीन अपराध होते हैं, यदि आप पुलिस के सामने करेंगे तो भी आपको वह बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून तथा शक्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। ठीक है, तो बता दूं कि कानून तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदारी है वह राज्य सरकार की होती है। ठीक है, बात कर लें कि ये राज्य सरकार की। ठीक है, तो यदि बात कर लें यूपी की, तो आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार में जो हेड है वो कौन होंगे। वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है, उनकी जिम्मेवारी होती है कि ठीक है कि कानून की हर एक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रहे। ठीक है, तो राज्य सरकार उन्हें कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस सूची में रखा गया ये आपको बताना है। ठीक है, तो बता दूं जो पुलिस व्यवस्था को रखा गया है वो रखा गया है राज्य सूची में। ठीक है, किस में रखा गया है, राज्य सूची में। ठीक है, तो आपका ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल है, आसानी से याद करने लायक है, तो इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम जो घोर घोर के बताया जाए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कारखाने तथा खान या खतरनाक कार्य वाले प्रतिष्ठानों में नियुक्त करने के लिए रोक लगाता है। मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिससे कि यदि 14 वर्ष से बच्चे कम हैं तो उन्हें किसी भी कंपनी में कार्य नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 25। तो किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद को हम आर्टिकल बोलते हैं, तो किस आर्टिकल के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो यह आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आर्टिकल 24 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 24 के अनुसार जो है छोटे बच्चों को लगभग 14 वर्ष से जो कम हो, 13 साल के हों, 12 साल के हों, तो उन्हें कारखानों में जैसे कि कंपनियों में कार्य करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, याद करने की ट्रिक सिंपल है, पीछे लास्ट में 4 है और इसमें भी 4 है। ठीक है, और कहीं आपने 4 नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से ट्रिक बन जाती है। ठीक है, 4 और 4 मतलब 24। ठीक है, तो बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों के संरक्षण हेतु अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा प्रावधान मूल अधिकारों में, बी दिया है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, ए दिया है ए और बी दोनों में, सी दिया है डी इनमें से कोई नहीं। तो बालकों के संरक्षण हेतु अनिवार्य मुफ्त शिक्षा का जो प्रावधान दिया गया है वो ठीक है वह इन चारों में से किस में दिया गया है। ठीक है, यह आपको बताना है। ठीक है, दोस्तों वो दिया गया है मूल अधिकार में तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर, ए और बी दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, मूल अधिकार में और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि इक्वल रेगुलेशन अधिकतम 1976 किस प्रकार की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इक्वल रेगुलेशन अधिकतम 1976 किस प्रकार की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। सामान्य महिलाओं को, कार्यकारी महिलाओं को, पतित महिलाओं को और विधवाओं को। यह एक बहुत ही अच्छा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यह एक नया है, इसे पूछा गया कि इक्वल रेगुलेशन। ठीक है, इक्वल रेगुलेशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, जो कार्यकारी महिलाएं होती हैं जो कि कार्य करती हैं, ठीक है, उनको इक्वल रेगुलेशन के अधिनियम 1976 के अनुसार महिलाओं को विशेष सुरक्षा दी जाती है। ठीक है,
तो बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है कि कार्यरत महिलाओं की समस्याओं को समाधान हेतु प्रयास सभी शहरों में स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर टेलीफोन लाइन द्वारा संप्रेषित करती है, वह है। ठीक है, तो बता दें दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चूँकि कुछ क्वेश्चन है लगभग एक आध क्वेश्चन, ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है कंप्यूटर से। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कंपलसरी होता है, मतलब आ ही जाता है, कभी कभी होता है कि आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। ठीक है, तो हालांकि कंप्यूटर क्वेश्चन आ चुका है तो हम बात कर लेते हैं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, आ गया है तो ठीक है, तो इसमें बात की गई है कि सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो ए है कि चुंबकीय डिस्क, बी है सीडी, बी है माइक्रो कंप्यूटर, सी है सीडी रोम, डी है मोडम। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है, कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों बता दूं कि ऐसी युक्ति, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी विधि है। ठीक है, युक्ति मतलब आप एक तरह से विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो है मॉडम। ठीक है, क्या है? मॉडम। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। तो मॉडम के द्वारा जो टर्मिनल होता है, जैसे कि जो टर्मिनल होता है उससे कंप्यूटर से टर्मिनल में और टर्मिनल से टेलीफोन लाइन में हम उसे संप्रेषित कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। ठीक है, तो डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि याहू, गूगल एवं MSN है इंटरनेट साइट्स, कंप्यूटर ब्रांड्स, स्विट्ज़रलैंड में बनने वाली घड़ियाँ, और डी दिया है शनि ग्रह के छल्ले। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 100% मुझे विश्वास है कि आता भी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट साइट्स। ठीक है, याहू, गूगल और MSN यह एक क्या है? इंटरनेट साइट्स है। ठीक है, इसमें कुछ मुझे खास बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और जैसे बात कर ले कंप्यूटर ब्रांड्स की, तो ब्रांड है जैसे कि एप्पल हो गया। ठीक है, एप्पल हो गया और असूस हो गया। ठीक है, HP हो गया, डेल हो गया, तो ऐसे ऐसे ब्रांड होते हैं, ना कि याहू और गूगल। गूगल जो आप गूगल करते हो, ठीक है, वही गूगल होता है, वो कोई ब्रांड थोड़ी ना है कि नहीं, वो एक साइट्स है। ठीक है, तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। ठीक है, ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी फर्मवेयर, डी हार्डवेयर। ठीक है, दोस्तों बात कर ले भौतिकी की। ठीक है, तो भौतिकी मतलब होता है कि जैसे कि बाहर की वस्तुएं। ठीक है, एक तरह से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि जैसे कि कंप्यूटर की जो बाहर की वस्तुएं होती हैं वह क्या कहलाती हैं, जैसे कि माउस हो गया, ठीक है, CPU हो गया। ठीक है, तो वह चीज़ क्या कहलाएगी? वो दोस्तों हार्डवेयर कहलाएगी। ठीक है, हार्डवेयर। ठीक है, क्या कहलाएगी? हार्डवेयर। ठीक है, तो बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी। ठीक है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो बता दूं कि दोस्तों जो कंप्यूटर द्वारा जो पहली विकसित भाषा थी, ठीक है, तो वो थी फॉरट्रैन। ठीक है, FORTRAN। ठीक है, फॉरट्रैन। ठीक है, तो आपका ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, कौन सा सही है आपका? ए। ठीक है,
तो जो सबसे पहले जो भाषा विकसित हुई थी कंप्यूटर में वो हुई थी फॉरट्रेन, ठीक है। तो ए इज़ अ राइट आंसर, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, ठीक है। पेंटियम ब्रांड के नाम से मोबाइल चिप, कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मतलब ऐसी कौन सी इन चारों में से जो उत्पादित वस्तु है, ठीक है, उसे उसका जो ब्रांड नाम दिया है पेंटियम, ठीक है। पेंटियम के ब्रांड नाम से इसको बेचा जाता है, ठीक है, मतलब इसको बाई किया जाता है, सॉरी सेल किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ब्रांड है इसमें से, ठीक है। तो सही आंसर दोस्तों है वो है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। कौन सा सही है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो डी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है उसे पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। किसी क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। ए अक्षांश, बी देशांतर, सी तुगनता, डी समुद्र से दूरी, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से बताना है कि इन चारों में से जो जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, ठीक है, जलवायु बनाने में वह महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, ठीक है, इन चारों में से। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों लिया गया है जियोग्राफी से, ठीक है, मतलब भूगोल से, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देशांतर, ठीक है। देशांतर का जो है जलवायु से कोई भी संपर्क नहीं है, मतलब एक तरफ से उसका कोई लगाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है, इस वजह से इसमें का महत्वपूर्ण कारक नहीं है, ठीक है। तो बी इज़ राइट आंसर। यदि पूछते कि जलवायु के निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है तो वो है देशांतर, ठीक है। तो बी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बिना देर किए हुए और वो है कि निम्नलिखित जल स्रोतों में से किस एक के जल की फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना है, ठीक है। निम्नलिखित जल स्रोतों में से किस एक के जल की फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ठीक है। आपने बहुत कम सुना होगा, देखा भी कम होगा, ठीक है। और यदि आप पहली बार देख रहे हो, यदि मन में सोच के बताओ कि क्या आपने दिल पे रखे हाथ उठा, क्या आप बता पाओगे, तो मुझे 100% विश्वास है कि नहीं बता पाएंगे। यदि जो बता लेता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बात कर लें कि कौन सा सही आंसर है। तो ए दिया है भौम जल, नदी जल, ताल जल, वर्षा जल, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है, कौन सा सही आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों बता दूं कि जो जल की जो फ्लोराइड संदूषित जल की संभावना होती है, ठीक है, वो होती है नदी जल में, ठीक है। तो बी इज़ अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण किससे बनता है, ठीक है। हाउ टू मेक एनवायरनमेंट, कैसे बनता है पर्यावरण, किससे बनता है, ठीक है। जीविकी घटकों से, बी दिया है कि भू आकृतिक घटकों से, सी दिया है अजैव घटकों से और डी दिया है उपयुक्त सभी से। आपके पास 4 ऑप्शन है और बताना है कि पर्यावरण किससे बनता है। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो बता दूं कि जो दोस्तों पर्यावरण बनता है वो बनता है भू आकृतिक घटकों से, ठीक है। तो बी इज़ राइट आंसर। देखिए जैसे कि भू आकृतिक घटक, मैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं कि देखिए पर्यावरण का मैं थोड़ी सी आपको डिफिनेशन देता हूँ। पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है। जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा, परिधन आवरण, ठीक है, ठीक है। परि मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है। आवरण मतलब होता है घेरा हुआ, ठीक है, मतलब घिरा हुआ, ठीक है। तो जिस मतलब जैसे कि हमारे वायुमंडल में, ठीक है, जिसकी तरफ से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ठीक है, जिस वजह से
जिस वजह से हमारे जो वायुमंडल में गैस हैं, हमारे वायु है, ठीक है, और हम जिस ओर से, मतलब एक तरह से मान लिया जाए कि आप जिन जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, ठीक है, वही पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। ये एक सिंपल और अच्छी डिफिनेशन है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वो है भू आकृतियों से, ठीक है। भू आकृति मतलब वही हो गया कि जैसे कि भू मतलब भूमि, आकृतिक मतलब जैसे कि पेड़ पौधे हो गए या ज़मीन हो गई, ठीक है, और अन्य चीज़ें हो गई, ठीक है, पशु पक्षी पौधे जीव जंतु कीट मकोड़े अन्य सभी चीज़ें, ठीक है, इन सभी चीज़ों से मिलकर पर्यावरण बनता है, ठीक है। तो बी इज़ अ राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि पेड़ों से मिलकर ही पर्यावरण बनता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र, ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र है। ए अभयारण्य, बी राष्ट्रीय पार्क, सी जीवमंडल रिजर्व, और डी दिया है टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बता दूं कि जो मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र है वो है राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है, क्या है, नेशनल पार्क, ठीक है। तो बी इज़ अ राइट आंसर। यदि पूछ दे क्वेश्चन कभी आपसे कि मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र है तो वो है राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सदैव सीधा, सदैव उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा, दे दिया है अनियमित। आपके पास 4 ऑप्शन है और पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात कर लें कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, वो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है सदैव सीधा होता है, ठीक है। तो ए इज़ अ राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र का जो ऊर्जा पिरामिड है, ठीक है, वो पिरामिड कैसे बनता है, तो वो बनता है ऐसे करके, ठीक है, जैसे कि आपके बर्थडे की टोपी होती है उस तरह से पिरामिड बनता है, ठीक है। तो सदैव सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। इसको तो आप 100% जानते होंगे, देवनागरी होती है, ठीक है, ठीक है। देवनागरी जो है वह हिंदी भाषा की लिपि है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ बताने की खास बात नहीं थी, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो बता दूं कि जो हिंदी भाषा है, ठीक है, उसमें बोलियों की जो संख्या है वो है 18, ठीक है। कितनी है दोस्तों, तो वो है 18 बोलियों की संख्या है, ठीक है। तो सी इज़ अ राइट आंसर। यदि पूछते कि हिंदी में, ठीक है, बोलियों की संख्या, ठीक है, बोलियों की संख्या मतलब भाषा, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, तो वो कितनी है 18, ठीक है, 18, ठीक है, समझ के होंगे आप। तो सही आंसर कौन सा है, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद यौगिक का उदाहरण है। पूर्ण, विद्यार्थी, पंकज और उत्पन्न। यौगिक होता है और एक यौगिक ऋण होता है, ठीक है। तो इसमें बात की गई है कि यौगिक का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों विद्यार्थी, ठीक है, देखिए कैसे, विद्या और अर्थी यह एक दो शब्द है, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थी मतलब आप क्या कह सकते हो, एक तरह से विद्यार्थी का कोई आप नहीं कर पा, पूर्ण मतलब पूरा, पंकज मतलब आप एक तरह से कमल मान सकते हो, ठीक है, और उत्पन्न मतलब होता है कि एक तरह से आप पैदा हुआ हो गया, ठीक। तो इन चारों का अर्थ निकल जाएगा, लेकिन विद्यार्थी का क्या अर्थ निकाल पाएंगे आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सपोज कर लें कि पंक धन अज, ठीक है, तो ये एक तरह से संधि विच्छेद भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो विद्याधन अर्थी इसका आप यौगिक कर पा रहे हैं, तो इसलिए यह यौगिक हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बता दूं कि जिसको आप परिपूर्ण रूप से तोड़ पाओ, ठीक है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है।
तो विद्या धन, ठीक है, विद्या धन अर्थी, ठीक है, यह एक गुण संधि है, ठीक है, सॉरी दीर्घ संधि है, ठीक है। संधि के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब कैसे है तो ये भी बता देता हूँ। देखिए, विद्या धन अर्थी, ठीक है, ये देखिए अ और ये अ। अब आपको अ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये अ की मात्रा है, तो अ और प्लस अ इक्वल टू बड़ा अ, ठीक है। तो देखिए बड़ा अ हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विद्या हो गई, ठीक ठीक। अब आप आ लिख सकते हो, ठीक, फिर थी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको जब भी, ये देखिए स्वर है और ये व्यंजन है, ठीक है। तो जब स्वर और व्यंजन आते हैं तो स्वर के साथ जो है कि व्यंजन के साथ स्वर का उपयोग हो जाता है, ठीक है। तो विद्या अ की मात्रा आपका आ हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद थी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? विद्यार्थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका विद्यार्थी का संधि विच्छेद। ये मैंने स्पष्ट तरीके से समझा दिया। और रही यौगिक की बात, तो जो संधि विच्छेद हो जाए, ठीक है, उत्पन्न का करेंगे नहीं होगा, पूर्ण करेंगे नहीं होगा, पंकज का करेंगे नहीं होगा। एक बार करके देख लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा ऊष्म वर्ण है। ऊष्म मतलब जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती हो, ठीक है। तो ये 4 शब्द होते हैं, इसमें तो सही आंसर है स, तो वह है स, कैपिटल स, छोटा सा, बड़ा सा, फिर ये वाला स, ठीक है, फिर ह। इन चारों शब्दों में से ऊष्म मतलब गर्म, ठीक है। जब आप स करोगे, ठीक है, स, तो आपके मुंह से एक गर्म हवा आएगी, ठीक है। तो उसी साइड के, जैसे कि मैं हिंदी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो सही आंसर है वो है डी, ठीक है, स, बड़ा वाला स, ठीक है। और इन चारों के अलावा यदि ये दिया होता या ये दिया होता और ये तो ह दिया होता तो ये भी सही हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो दिया है वो है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम और अव्यय। तो दोस्तों राम क्या कर रहा है? धीरे धीरे पढ़ रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? धीरे धीरे जो है वह पढ़ रहा है, ठीक है। तो बता दूं इसमें जो है क्रिया विशेषण है, उसने देखिए एक तो वो क्रिया भी कर रहा है, मतलब काम धीरे भी कर रहा है, और धीरे धीरे जो है वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो इन तीनों की बात कही गई है कि धीरे धीरे क्या है, ठीक है। धीरे धीरे जो है वह हमारी क्रिया विशेषण है, मतलब राम पढ़ रहा है। पढ़ना देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब वो पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे पढ़ रहा है, उसकी क्रिया क्या हो रही है? तो वो हो रही है विशेषण, सॉरी धीरे धीरे, ठीक है। कैसे पढ़ रहा है? तो धीरे धीरे पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो धीरे धीरे है वो है क्रिया विशेषण, ठीक है। तो दोस्तों आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। उम्मीद है कि यदि आपको क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। और बता दूं कि ये जो क्लास है, एक बार दोबारा से बताना चाहूँगा, ये यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी SSSC, लेखपाल, BDO, NTPC, ग्रुप डी, ठीक है, और RRB, ठीक है। तो ऐसे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बता दूं कि आप मेरा केवल 3 क्लास लेते हैं तो आपको 26 या 27 नंबर का फ़ायदा होगा। कौन कौन सी क्लास? तो करंट अफेयर्स, ठीक है, प्लस GK मतलब जनरल नॉलेज, प्लस साइंस, ठीक है। इन 3 क्लास से आपको 27 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको रीजनिंग कराने वाला हूँ, कम से कम 20 नंबर इसमें मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हिंदी में आपको मान लो 20 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो 20 40 बीते 60 7 67 हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको 15 नंबर का मैथ करवा दूंगा, ठीक है। तो लगभग आपको पास होने की जो नंबर है वो मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेहनत तो आपको करनी होगी, और मेहनत कैसे करी जाएगी ये बताता हूँ। पहले तो जो भी क्वेश्चन बताओ उसको नोट किया करिए, ठीक है। यदि टाइम मिलता है तो आपको शाम को दोहरा लेना है, अगर नहीं टाइम मिलता है तो नोट किया करिए, ठीक है। उसके बाद
जब भी एग्ज़ाम हो उसके 10 दिनों के पहले आपको हर एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है और रिपीट कर लेना है। भले ही आपको पूरी रात लग जाए, दिन लग जाए, उससे मतलब नहीं है मुझे, नहीं आपको होना चाहिए। केवल आपको याद करना है कैसे भी करके, ठीक है, समझते हुए याद करना है, ठीक है, रट्टू नहीं करना है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।